नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास भौतिकी, जो कि चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 4 है। वह है विद्युत धारा, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए इसमें से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक ना, और इसको अंत तक देखेंगे। लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो प्रश्न है, श्रेणी क्रम समूहन तथा पार्श्व क्रम समूहन में क्या अंतर है। ठीक है ना, यानी कि प्रश्न पूछेगा कि श्रेणी क्रम समूहन तथा पार्श्व क्रम समूहन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और पार्श्व क्रम समूहन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले श्रेणी क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों, यानी कि प्रतिरोधक का मतलब आप जानते हैं कि जो रुकावट पैदा करता है, यानी कि प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। तो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, यानी कि सभी जितने भी प्रतिरोधक होते हैं उसमें धारा तो एक ही प्रवाहित होता है। यह एक ही प्रतिरोधक हो गया और रोक दिया इसको, धारा तो एक ही जा रहा है ना, लेकिन इसको क्या कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया, रोक दिया। तो सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कि विभवांतर जो होता है ना, यह क्या होता है, दोनों सिरा के अनुसार यह अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ का अलग और यहाँ का अलग हो जाएगा। ठीक है ना, प्रवाहित होगा एक ही धारा में, लेकिन जहाँ से रोक देगा वहां से उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित हो जाएगा ना, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तो देखिए, सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग हो जाता है। यानी कि अलग अलग मतलब कि साफा अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखिए, प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य यानी कि सम माने बराबर और तुल्य माने एक जैसा, यानी कि एक ही बराबर एक ही जैसा समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि समतुल्य होता है, बराबर होता है, यानी कि जो अलग अलग प्रतिरोध होगा उसके यह क्या होगा, बराबर, यानी कि एक जैसा समान हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अभी श्रेणी क्रम समूहन में ही देख रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका पार्श्व क्रम समूहन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सभी प्रतिरोधकों के सिरा, सिरा मतलब कि यह एक स्थान हो गया और यह दूसरा स्थान हो गया, तो दोनों का सिरा हो गया ना जी, यानी कि हाई सिरा हो गया और हाई सिरा हो गया, क्योंकि शुरू का एक भाग हो गया और अंत का एक भाग हो गया, तो दोनों एक भाग हो गया ना। तो प्रतिरोधकों, सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक विभवांतर होता है, यानी कि विभवांतर, विभव का अंतर, दोनों के बीच का एक अंतर होता है। दोनों के बीच का क्या होता है, एक अंतर होता है। तो दोनों के बीच के विभवांतर होता है, परंतु उनके प्रतिरोधों के, प्रतिरोध मतलब उनके रोकने के मान के अनुसार उनमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होता है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। क्या होता है, अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद प्रतिरोधकों के समतुल्य, समतुल्य मतलब कि एक समान प्रतिरोधों का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसका अंतर हो गया। प्रश्न अगर पूछे तो ऐसे आप बना सकते हैं ना, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि अगला टॉपिक है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय, ऊष्मा मतलब गर्मी होता है, ऊष्मा मतलब गर्मी और प्रभाव मतलब असर होता है। इसका हम असर देखते हैं, क्योंकि प्रभाव मतलब किसी पर आपका असर पड़ गया, किसी पर आपका प्रभाव पड़ गया। तो उसी प्रकार से विद्युत धारा, विद्युत माने बिजली और धारा मतलब कि विद्युत धारा, यानी कि जो एक पर से दूसरी पर जा रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहता है। ठीक है, तो देखिए, यह साधारणतः यह अनुभव की बात है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब किसी चालक से, चालक मानकर चलिए कि यह आपका बिजली हो गया, क्या हो गया, बिजली हो गया, और एक निश्चित बिंदु से जब बिजली एक पार्ट से दूसरी पार्ट जा रहा है, तो एक प्रवाहित होने वाला चालक हो गया। ठीक है, तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह मानकर चलिए लोहा हो गया, और विद्युत धारा एक पार से दूसरी पार जा रही है। ठीक है, तो
क्या होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, यानी कि यह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप खासकर देखे होइएगा आयरन, आप लोग देखे हैं आयरन, देखे हैं ना, तो आयरन यानी कि जो कि स्त्री होता है लोहा करने वाला, जब विद्युत धारा को उसके प्लग के साथ जोड़ करके और उसको जब प्रवाहित कीजिएगा तो यह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा तो प्रवाहित हुआ लेकिन यहाँ रुक करके और उसको गर्म कर दिया, यानी कि उसको अपना असर डाल दिया, प्रभाव कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया। क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा से यानी कि उष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि विद्युत धारा तो एक धारा में गया, एक रेखा में गया, लेकिन वह उसका असर रुख बदल गया, यानी कि उसका प्रभाव पड़ गया तो वह गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद ही उसका असर हो गया, उसी को हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इसके आगे वाला टॉपिक है जूल के उष्मीय नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1841 ईस्वी में यानी कि जूल का उष्मीय नियम किसे कहते हैं। देखिए जूल का उष्मीय नियम किसे कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 1841 में, कब 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल, जिनका नाम था जूल, जो कौन थे, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर, प्रायोगिक यानी कि प्रयोग के अध्ययन के आधार पर, ठीक है, यह जूल, देखिए प्रश्न है आपका, जूल का उष्मीय नियम किसे कहता है। ठीक है, तो 1841 ईस्वी में ब्रिटिश के वैज्ञानिक जूल ने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में उपयुक्त 3 नियम दिए। इसलिए इस तीनों नियम को क्या कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल का उष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है जी, और देखिए जूल का उष्मीय नियम कहते हैं, और देखिए इसके आगे है विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या है, विद्युत शक्ति। विद्युत का यानी विद्युत शक्ति, देखिए इसके बाद वाला टॉपिक है। देखिए अगला टॉपिक है आपका विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत मतलब बिजली, क्या होता है, विद्युत, और इसके बाद शक्ति होता है। क्या होता है, विद्युत शक्ति। विद्युत माने क्या होता है, बिजली, और शक्ति माने बल या ऊर्जा। ठीक है, यह टॉपिक है और इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर, व्यय मतलब कि खर्च होने की दर, व्यय माने क्या होता है, देखिए व्यय, व्यय माने क्या होता है, खर्च, खर्च यानी कि खर्चा करना, उसको कमी कर देना जी। ठीक है, तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि जो व्यय की जाती है उसके खर्च के दर को, यानी कि जितना खर्च की जाती है उसी के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी कि विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इसके बाद है आपका विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यदि किसी बिजली के बल्ब को, यानी कि मानकर चलिए विद्युत ऊर्जा और शक्ति एक ही है, ठीक है, ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, तो विद्युत
शक्ति या विद्युत ऊर्जा अगर पूछे किसे कहते हैं तो अब सीधे बोलिएगा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को हम उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं, और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह क्या होता है, वाट होता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक प्रश्न है आपका, नाइक्रोम किसे कहते हैं। ठीक है, नाइक्रोम किसे कहते हैं तो अधिकांशतः तापन अवयव में निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा लोहा के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। यानी कि नाइक्रोम पूछे कि नाइक्रोम किसे कहते हैं तो नाइक्रोम तापन यानी कि जो तापन मतलब जो गर्मी होता है उसके अवयव में निकेल कितना परसेंट, निकेल जो होता है वह 60% होता है। निकेल कितना होता है, 60%। उसके बाद है आपका क्रोमियम, क्रोमियम है 12%, यानी कि क्रोमियम आपका कितना है 12%। उसके बाद है आपका मैग्नीज है 2% तथा लोहा जो है ये 26% के मिश्र धातु को, यानी कि इन सभी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, नाइक्रोम कहते हैं। प्रश्न पूछे कि नाइक्रोम किसे कहते हैं तो आप सीधे बोलिएगा कि क्रोमियम, मैग्नीज तथा लोहा के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम के बाद बोलिए क्रोमियम, उसके बाद लोहा तथा मैग्नीज के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइक्रोम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पूछेगा कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, तो जो वह तंतु बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो देखिए विद्युत तापक, विद्युत तापक में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि तंतु या फिलामेंट किसे कहते हैं, यानी कि तंतु या फिलामेंट किसे कहते हैं। तो बिजली के बल्ब में अंदर देखे हुईगा कि एक स्प्रिंग जैसा बनावट का जो होता है उसी को हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं, जो कि एक टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, एक टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली, यानी कि ऐंठी हुई स्प्रिंग की तरह एक जो कुंडली होती है उसी कुंडली को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, तंतु या फिलामेंट कहते हैं, जो कि बिजली के बल्ब में लगा रहता है। और यह तंतु मोटे आधारित तारों द्वारा धातु के दो स्पर्श बटनों या स्टैंडों से जुड़ा होता है, और तंतु एक कांच बल्ब में बंद रहता है। कांच माने शीशे के जो बल्ब होता है ना उसमें तंतु क्या होता है, बंद रहता है, वह बाहर तो नहीं होता है ना। ठीक है, वह एक कांच के शीशे के अंदर जो बल्ब बना रहता है उसी में वह बंद रहता है। और बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइक्रोम यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण प्रायः भरा रहता है। यदि फिलामेंट में हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो यह हवा के ऑक्सीजन, जैसे मानकर चलिए कि यह बल्ब हो गया जी, देखिए यह बल्ब हो गया, तो इसके अंदर देखे होइएगा कि दो कुंडली लगा रहता है और इसमें स्प्रिंग की तरह घुमा रहता है। यही क्या हो गया, तंतु या टंगस्टन हो गया। क्या हो गया, तंतु या टंगस्टन है, जो कि किसका, तंतु या क्या होता है बताइए, फिलामेंट। ठीक है, तंतु या फिलामेंट होता है, और यह किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यानी कि यह जो है यह तंतु या फिलामेंट है जो कि किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना होता है। कोई दिक्कत नहीं। और यह क्या होता है, यदि फिलामेंट में हवा माध्यम से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो यह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाता है। भंगुर मतलब कि चूर चूर हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा उसका डिवाइड हो जाता है। क्योंकि धारा जब अधिक प्रवाहित होता है तो देखे हुए स्वयं ही गल जाता है, बॉल तो फटता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका जो यह तंतु जो बना रहता है ना, यह फिलामेंट का जो होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, यह एकदम अधिक ताप पर के यह भंगुर हो जाता है, यानी कि चूर चूर हो जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यह टूट जाता है। इसलिए फिलामेंट जिस कांच बल्ब के भीतर व्यवस्थित किया जाता है उसकी हवा निकालकर
निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, उसमें सक्रिय गैस नहीं रहता है, इसलिए वह हल्का होता है। बल्ब जो होता है वो भारी तो होता नहीं है, हल्का होता है क्योंकि उसमें सक्रिय गैस नहीं रहता, उसमें निष्क्रिय गैस रहता है। इसलिए बिजली के बल्ब प्रवाहित करने पर इस बल्ब पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। अगर यह सक्रिय होता तो यानी करंट सप्लाई करते हैं यह आवाज कर जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए, और यह व्यवस्थित रहता है, उसकी हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है और गैसों के निम्न दाब पर भरा जाता है ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अनुमतांक किसे कहते हैं? अनुमतांक या क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, अनुमतांक, इसको देखिएगा आप लोग, अनुमतांक या क्षमता किसे कहते हैं, यह भी आपका प्रश्न है। ठीक है जी, तो देखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है। फ्यूज देखे आप लोग, बिजली के जहाँ कंट्रोल बोर्ड होता है, कंट्रोल बोर्ड के पास एक फ्यूज लगा रहता है, जो कि जब अधिकांशतः यानी कि आवश्यकता से अधिक जब बिजली प्रवाहित होता है तब वह फिलामेंट यानी कि क्या कहते हैं आपका फ्यूज का जो तार होता है वह गल जाता है, जिसके वजह से घर में लगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वे सुरक्षित बच जाते हैं। अगर वह नहीं रहता, वैसे फ्यूज नहीं लगा रहता, तो घर में लगे जितने भी उपकरण हैं वे टोटल जलकर राख बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जहाँ पे बिजली का जो कंट्रोलर रहता है, बिजली का कंट्रोल करने के लिए बाहर एक जगह बनाया जाता है, उस जगह पर जो बोर्ड लगाता है वहाँ पे एक जो फ्यूज लगाते हैं, उसका जो तार होता है वे एकदम कोमल होता है, मतलब कि जो कि बिजली के अधिक प्रवाहित होने के बाद में क्या होता है, स्वयं को गल जाता है। ठीक है जी, तो विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है या उड़ जाता है, उसे फ्यूज या फ्यूज तार का अनुमतांक कहते हैं। यानी कि वह गल जाता है, उसी को हम फ्यूज तार कहते हैं। अगर वह तार नहीं गलता तो बिजली का उपकरण सब नष्ट हो जाता, इसलिए वह तार गल जाता है और उसी तार को हम क्या कहते हैं, बिजली का यानी कि फ्यूज का तार कहते हैं, और उसी को हम क्या अनुमतांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं।